हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविलस्टैप हिमाचल। तो आज हम लोग हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन सीरीज में इंडियन पॉलिटी के लेक्चर 2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेक्चर पर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो, या जो हमारी ऐप है दैट इज सिविलस्टैप हिमाचल उसको डाउनलोड कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए हैं civilstapHimachal.spe.com वहां पे जाके अपने जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसके थ्रू भी उनको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आज जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं। आई थिंक आप लोगों को अभी तक आइडिया लग ही गया है कि स्पेसिफिक सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है। सीरीज का ऑब्जेक्टिव है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि जो सवाल पूछे गए हैं, इससे पहले हम लोगों ने प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस थे 2010 से लेके 2020 के बीच में उनको डिस्कस किया था। क्लियर, आपको सॉल्यूशंस दिए गए थे, डिस्कशंस प्रॉपर्ली की गई थी सब्जेक्ट वाइज, और उसके बाद हमारे मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके डिस्कशन की शुरुआत हुई थी। मेंस का सिलेबस क्योंकि 2016 में चेंज हुआ है, तो उसके बाद जो हमारे मेंस के एग्जाम हुए हैं उन्हीं के ही सवालों को हमने पिक किया है, क्योंकि अब जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस है वो डिफरेंट है जो कि 2016 से पहले आया करता था। तो यही कारण है आपकी जो तवज्जो है, आपने जो इंपॉर्टेंस देनी है वो नया सिलेबस और जिस तरीके से जो न्यू पैटर्न है उसको आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस या तवज्जो देनी है। तो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हमारे GS 1, 2, 3 के कवर हो चुके हैं। अभी पॉलिटी चल रहा है, 2-3 सब्जेक्ट्स हमारे छोटे छोटे बचे हुए हैं, उनके बारे में हम आने वाले हफ्तों में डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी तक जो वीडियोस हैं उनके एक्सेस के लिए जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि आप हमारी जो ऐप है या वेबसाइट है उसको एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ कुछ और भी सरप्राइजेज हैं, कुछ और भी इनिशिएटिव्स हैं जो हमने प्रॉमिस भी किया था, वो आप लोगों के लिए हमेशा लेके आते रहेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले जो आज का हमारा प्रश्न है उसको डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय द रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन 1990s। 4 नंबर का सवाल था, 60 वर्ड्स में आपने इसको आंसर करना था। अब सबसे पहले है इस क्वेश्चन को समझना। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट सीरीज के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चंस डालते हैं, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफरेंस के रूप में डाला जाता है ये देखने के लिए कि आप उनको कैसे अप्रोच करते हो। तो वहां पे बहुत सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो रीजनलाइजेशन या रीजनलिज्म का कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं, वो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और वो भी स्पेसिफिकली लिखा गया है 1990s यानी कि 1990 से लेके 2000 के बीच में जो रीजनलाइजेशन ऑफ भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटिक्स, उसका मतलब क्या है, तो उसको आप लोगों ने समझाना है। अब देखिए, जब भी हम किसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रल थीम क्या है, याद होगा, अब तो आइडिया लग गया होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं कि कंटेक्स्ट क्या है। तीसरा हम लोग देखते हैं डायरेक्टिव क्या है, यानी कि क्या डायरेक्शन दी गई है, आपने इस क्वेश्चन के साथ करना क्या है। तो डायरेक्शन तो सिंपल है, क्या, व्हाट का मतलब होता है जब आपसे पूछा जाता है कि अच्छा ये है क्या, इसके बारे में बताओ जरा, तो सिंपल डायरेक्टिव है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा सेंट्रल थीम और कंटेक्स्ट ये है कि आपने रीजनलाइजेशन ऑफ जो कंटेक्स्ट है इंडियन पॉलिटिक्स इन 1990s, सिर्फ इन 10 सालों में जो भारतीय राजनीति है उसके अंदर जो रीजनलाइजेशन का कंसेप्ट है उसको अपने आंसर के अंदर लिखना है। इसके लिए छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं, बाकी जो काम की बातें हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही हम लोग। जब हम लोग आजाद हुए, आजादी के बाद हमारे देश में सबसे पहले 1951-52 में इलेक्शंस हुए। ये जो इलेक्शंस थे हमारे लोकसभा के लिए भी हुए, और उसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभाएं हैं वहां पे भी इलेक्शंस हुए। जो लोकसभा में जिस पार्टी की मेजोरिटी है वो आपका प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल लेवल के ऊपर बनती है, और स्टेट लेजिस्लेचर में जिसकी मेजोरिटी है वहां पे चीफ मिनिस्टर या उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का निर्माण होता है, जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी होती है। तो कहानी क्या थी कि 1951 में इलेक्शन हुए, 6 में हुए, क्लियर। उसका जितनी बार भी हम लोगों को इलेक्शंस जो है वो होते हुए देखने को मिले तो हमेशा कांग्रेस पार्टी की जीता करती थी, चाहे मैं सेंटर की बात करूं चाहे मैं स्टेट की बात करूं। तो उस स्पेसिफिक टाइम पे रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम का कोई भी कंसेप्ट जो है वो मौजूद नहीं था। रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का मतलब सिंपल सा यही है कि जो रीजनल पार्टीज हैं, जो छोटी छोटी पार्टीज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी महत्वता जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हुई। उस स्पेसिफिक कंटेक्स्ट को हम लोगों ने यहाँ पे हिट करना है। इनिशियल स्टेजेस पे मैं बात करूंगा 1967 तक, वहां पे रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स का कहीं पे भी हम लोगों को कोई भी साइन नहीं देखने को मिलता था। लेकिन 1967 के बाद हालात जो हैं वो परिवर्तित होने शुरू हो गए, जहां पे जो स्टेट लेवल है वहां पे कुछ छोटी छोटी जो रीजनल पार्टीज हैं उनका आगमन हो गया, उनका अराइवल हो गया, और उन्होंने जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी उसको चैलेंज करना शुरू कर दिया। लेकिन जो सेंट्रल लेवल था वहां पे रीजनल पार्टीज का कभी भी दबदबा नहीं रहा, तब तक आपका 1990s का जो डिकेड है वो शुरू नहीं हुआ था। तो यही कारण है ये स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है वो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन 1990s के तहत जो है वो उसको डिजाइन किया गया है। 1978 से 80 के टाइम पीरियड को मैं निकाल दूंगा तो 1989 से पहले सेंटर के ऊपर 2 सालों को निकाल दो, कांग्रेस पार्टी का ही रूल रहा। लेकिन 1990s का दौर ऐसा है
क्लियर, जहां पे जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, चाहे वो देवे गौड़ा जी की सरकार थी, चाहे वो आई के गुजराल जी की सरकार थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जितनी भी सरकारें बनी सारे की सारी गवर्नमेंट जो है वो उनको रीजनल पार्टी, छोटी पार्टियों का समर्थन लेना पड़ा। इवन जब देवेगौड़ा जी की गवर्नमेंट बनी, यूनाइटेड फ्रंट जो कोएलिशन का नाम था, वहां पे नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो थे उन्होंने, या नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस जो पार्टीज थी, क्लियर, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी है, डीएमके है, क्लियर, इन सारे के सारी पार्टीज ने मिलके जो है वो सरकार का निर्माण किया था। तो खुद सोचिए कि पहले इमेजिन ही नहीं किया जा सकता था कि कोई ये छोटी छोटी पार्टी जो हैं ये सेंटर में गवर्नमेंट बनाएंगी। इन्हीं पार्टीज ने जो है वो एचडी देवेगौड़ा की प्राइम मिनिस्टरशिप में 1 साल के आसपास का जो टाइम पीरियड था वहां पे अपनी सरकार चलाई। तो ये पूरे का पूरा जो दौर है आपका 1990s का दौर है। तो यहाँ पे जो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स यानी कि जो भारतीय राजनीति थी वो छोटी छोटी पार्टीज की तरफ मूव होनी शुरू होगी। चाहे वो वीपी सिंह की गवर्नमेंट है, चंद्रशेखर की सरकार है, वीपी सिंह तो चलो 1989 से 90 का बीच का बात है, चाहे चंद्रशेखर की सरकार है, नरसिम्हा राव की सरकार है, कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी जो रीजनल पार्टीज की सपोर्ट के बिना जो है वो सरकार बना रही थी। और ये वो रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने अपने अपने जो एरियाज थे, अपनी अपनी स्टेट्स थी, वहां पे उनके जो है वो चीफ मिनिस्टर्स बन रहे थे, उनकी पकड़, उनका जो होल्ड था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जहां पे राइज ऑफ रीजनल पार्टी, स्पेशली रीजनल पार्टीज की शुरुआत तो पहले से होगी थी, लेकिन ये जो टाइम, ये जो डिकेड था, यहां पे इनकी इंपॉर्टेंस स्टेट के साथ साथ सेंट्रल लेवल के ऊपर भी बननी शुरू होगी, जहां पे इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को बनने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो उनकी सहायता की। क्लियर। अब इन पार्टीज का आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो यहां पे पहला तो गेम आएगा कि रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई विद द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस पार्टी, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई। दूसरा, राइज ऑफ रीजनल पार्टीज इन स्टेट्स, यानी कि राज्यों में इनकी डेवलपमेंट होनी शुरू होगी, चाहे राष्ट्रीय जनता दल बिहार में है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में है, क्लियर, आपका जनता दल सेकुलर, चलिए बाद में वो तो 1990 के पास की बात है, वो आपके कर्नाटका में बनती हुई देखने को मिली। समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है जो कि उत्तर प्रदेश में बन रही है, शिवसेना है जिसने सरकार भी बनाई थी महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के साथ मिलके। तो कहीं ना कहीं जो मल्टीपल रीजनल पार्टीज थी जिन्होंने जो है वो रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स को स्पेसिफिक दौर के अंदर हम जो है वो पुश किया, या इस स्पेसिफिक कंसेप्ट की इंप्लीमेंटेशन हम लोगों को यहां पे देखने को मिलती थी। इसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि इसी स्पेसिफिक टाइम पे एक तो इनकी स्टेट में इंक्रीज हो रहा है, इसी टाइम पे इनकी सेंट्रल लेवल के ऊपर जो रेलेवेंस है वो भी हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रखिए 1989 से लेके 2014 तक, 2014 के बाद भी नो डाउट अभी एनडीए की कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है जहां पे रीजनल पार्टीज जरूर हैं, लेकिन अब रीजनल पार्टीज की उतनी ज्यादा से नहीं है, क्योंकि एक सिंगल पार्टी इस टाइम पे बीजेपी, उनकी बहुमत तो खुद भी है, नो डाउट वो चल तो कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो 2014 से लेके 21 का टाइम पीरियड है, ये रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का थोड़ा उल्टा हो गया, जो उससे पहले हम लोगों को देखने को मिला, जहां पे जितनी भी सरकारें बनी वो सारी की सारी रीजनल पार्टीज की सहायता से बनी, और आप रीजनल पार्टीज को किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते थे, जो पहले किया जाता था जहां पे सिंगल पार्टी डोमिनेट करती थी। आज का भी एग्जांपल है, आजकल भी जो बीजेपी है उसकी ज्यादा से है, बाकी छोटी, चाहे शिवसेना के साथ रिलेशन खराब हो गए, यहाँ पे पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल है उनके साथ जो है वो इनके रिलेशंस खराब हो गए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि अब एक पार्टी जो है वो बहुमत के अंदर है, तो उसको छोटी पार्टीज की आवश्यकता नहीं है। जो 90s का दौर था उसमें इस तरह की सिचुएशन नहीं देखने को मिलती थी। तो यहाँ पे आपने एग्जाम्पल्स के साथ, पार्टीज के नाम के साथ इस तरीके से जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच करना था और अटेम्प्ट करना था। 3-4 लाइनें लिखनी थी, 3-4 पॉइंट्स बनने थे, 60 वर्ड्स हो जाने थे, आपका काम निकल जाना था। यहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह लिखनी है, लिख लो, कोई बड़ी ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है 4 नंबर में, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं रहता। तो पहला सवाल समझ आया, चलिए दूसरे के ऊपर चलते हैं। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा डिस्कशन में नहीं करूंगा। व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म, हैज इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया? 4 मार्कर क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में आप लोगों ने करना है। तो इस क्वेश्चन के 2 हिस्से बनेंगे, तो यही कारण है मैंने लिखा कि इंट्रोडक्शन में देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस द स्पेसिफिक कंसेप्ट, क्योंकि पहला यहाँ पे 2 ही पैराग्राफ आप लिख पाओगे या 2 ही चीजों के ऊपर फोकस कर पाओगे। तो बेटर ये है कि पहले जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट जो है वो आप समझा दो कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्यों हम लोगों को, या क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म जो वो आया। नॉर्मली जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में सक्सेसफुल नहीं हुए, तब फोर्सफुली जुडिशरी, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको उतरना पड़ा और उसको डायरेक्शंस देनी पड़ी एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर को टू डू द समथिंग, क्लियर, क्योंकि वो अपना रोल जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। और ये जो जुडिशरी ने कही है संविधान के तहत ही
किया, कोई अपनी मर्जी से नहीं किया। तो दैट इज द बेसिक ओरिजिन, बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तो 3-4 लाइंस जो है वो आपकी जुडिशियल एक्टिविज्म के ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद दूसरा जो है वो हैज इट लिमिटेड द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो यहां पे फिर आपका ओपिनियन मायने रखेगा कि आप क्या करते हो, आप या तो एग्री करोगे या तो डिसएग्री करोगे। क्लियर? आप एग्री करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे। क्लियर? और अगर आप डिसएग्री करोगे तब भी आपको बताना पड़ेगा कि आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट से क्यों डिसएग्री कर रहे हो। लेट अस सपोज आप एग्री करते हो कि हाँ इसने लिमिट किया है एग्जीक्यूटिव की पावर्स को, तो फिर आपको एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। क्लियर? चाहे वो आपको एग्जांपल्स देना पड़ेगा जहां पे जुडिशरी के द्वारा एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दिया जाता है कि जो व्हीकल्स हैं डीजल के उनको बंद कर दिया जाए, उनको बैन कर दिया जाए, उनको ना चलाया जाए। क्लियर? चाहे जुडिशरी जो है वो अगर एग्जीक्यूटिव किसी भी स्पेसिफिक काम को करने में फेल हो रहा है, किसी स्पेसिफिक एजिटेशन को नहीं रोक पा रहा है जो रियलिटी में उसकी जिम्मेवारी है, तो जुडिशरी वहां पे रोल प्ले कर सकती है। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जुडिशियल एक्टिविज्म ने जो एग्जीक्यूटिव का रोल है उसको लिमिट जरूर किया है। अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इंट्रूजन है जुडिशरी की या जरूरी है देश के लिए, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन। लेकिन अगेन आपको इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट से अगर आप एग्री करोगे, जो कहीं ना कहीं करना भी चाहिए क्योंकि ये सच्चाई है, रियलिटी है, तो आपको एग्जांपल्स, केसेस की रेफरेंसेस जो हैं वो जरूर देनी है। क्लियर? जो करंट अफेयर में है या रिसेंटली जो कोई भी आप इंपॉर्टेंट हैपनिंग देख रहे हो। तो ये 2 चीजें थी, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा है, डिस्कस द इंक्रीजिंग स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन। अब देखो यार, ये 4 नंबर का सवाल है, 60 वर्ड्स में आपने लिखना था। डिस्कस डायरेक्टिव जब भी आता है तो डिस्कस का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था। देखिए डिस्कस है, सेंट्रल थीम है और कंटेक्स्ट है, और 4 नंबर का सवाल है। ये 8 में आ सकता है, 20 में आ सकता है। 20 में आएगा तो और ज्यादा चीजें आएंगी इसमें। डायरेक्टिव है डिस्कस, तो डिस्कशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक चीज है उसके बारे में हमने देखना है कि मैं बोलूंगा अच्छा स्पेसिफिक चीज का स्कोप इंक्रीज हो रहा है, तो डिस्कशन में देख रहा है क्या हो रहा है, अगर हो रहा है तो बताओ कैसे हो रहा है, यानी कि एग्जांपल्स बताओ। और साथ में ये भी बताना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये लाइन जो है ये सही नहीं है, यानी कि कुछ सिचुएशंस में इसका स्कोप जो है वो नैरो हो रहा है। अगर ऐसा है, नहीं है तो नहीं लिखने की जरूरत है। तो डिस्कशन में कोई भी एक डिस्कशन में कोई भी एक टॉपिक है वो ब्रॉड हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, यानी कि जिसके ऊपर अलग अलग ओपिनियंस जो है, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट को जो है वो इंक्लूड किया जाता है। दूसरा है सेंट्रल थीम, किसके सराउंडेड इस क्वेश्चन को बुना गया है, तो ये क्वेश्चन बुना गया है तुम्हारे आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लाइफ को। और कंटेक्स्ट है कि क्या बताना है, तो यहां पे ये नहीं पूछा है कि आर्टिकल जो राइट टू लाइफ है वो क्या है उसके अंदर या क्या क्या उसके हिस्से हैं। वहां पे पूछा गया है कंटेक्स्ट इंक्रीजिंग स्कोप, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका जो स्कोप है, इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो हम लोगों को ज्यादा ब्रॉड, ज्यादा बड़ी होती हुई देखने को मिल रही है। तो आपने ये वाला जो हिस्सा है इसी को ही एड्रेस करना है। इंट्रोडक्शन में आप आर्टिकल 21 की रेफरेंस दे सकते हो क्योंकि सेंट्रल थीम है। राइट टू लाइफ से रिलेटेड चीजों के बारे में लिख सकते हो कि राइट टू लाइफ का मतलब क्या है और क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी के द्वारा इंटरप्रेट किया गया है, या आर्टिकल 21, क्योंकि अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया भी होगा, सबसे ज्यादा इंटरप्रिटेशन जो हुई है आज तक वो आर्टिकल 21 की ही हुई है। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जिसमें लिखा गया है नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आसान भाषा में किसी से भी उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है या जो राइट टू लाइफ है वो नहीं छीना जा सकता है एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। जिसका मतलब यह है कि लेजिस्लेचर अगर कोई वैलिड प्रॉपर तरीके से किसी भी जस्टिफाइड कोई भी कानून पास करेगा तो वो आपका जो राइट टू लाइफ या आर्टिकल 21 है उसको थ्रेटन कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। ये स्पेसिफिक लाइन का मतलब है। अब हुआ क्या कि विद द पैसेज ऑफ टाइम राइट टू लाइफ, अब लाइफ का मतलब क्या है? क्लियर? लाइफ का मतलब कुछ भी हो सकता है। लाइफ का मतलब प्राइवेसी का अधिकार हो सकता है, नहीं हो सकता है। राइट टू लाइफ में जीने का मतलब नौकरी के साथ हो सकता है, बिना नौकरी के हो सकता है। क्लियर? लाइफ का मतलब हेल्दी एनवायरनमेंट में हो सकता है, नॉन अनहेल्दी एनवायरनमेंट में हो सकता है। तो आसान भाषा में जुडिशरी ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है इनको विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल केसेस डिफाइन किया है। इसका जो दायरा है, इसका जो डोमेन है, इसको ब्रॉड किया है कि अच्छा राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्लियर? राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। क्लियर? राइट टू लाइवलीहुड इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इवन जो लेजिस्लेचर है वो भी, लेजिस्लेचर के द्वारा लिया हुआ कोई भी कदम जो है वो आपके जो राइट्स या अधिकार है उनके अंदर इंट्रूड नहीं कर सकता है। वहां पे जुडिशरी प्रॉपरली उसको देखेगी कि ये जो कानून है ये सही है, जस्टिफाइड है, तभी उसको इंप्लीमेंट करेगी, नहीं तो वो नहीं करेगी, जो रियलिटी में नहीं हुआ करता था। क्योंकि एक हमारा
ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है, फर्स्ट जो लाइन है जहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई है, ये सिंपली यही कह रहा है कि लेजिस्लेचर हैज द राइट टू डू एनीथिंग। क्लियर। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। तो आप यहां से सोचिए, सुनिए, समझिए कि आर्टिकल 21 जो है वहां पे लिखा गया है कि लेजिस्लेचर जो है वो छीन सकता है आपसे, आर्टिकल 21 को वायलेट कर सकता है। बट आज के टाइम पे जब हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब हम तो नहीं कर सकते, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इंटरप्रिटेशन की तो वहां पे बताया कि ऐसा नहीं है। लेजिस्लेचर भी आपसे आपका जो अधिकार है उसको नहीं छीन सकता है। वो प्रॉपरली स्क्रूटनाइज किया जाएगा कि ये जस्टिफाइड है, ये वैलिड है, ये सही है या नहीं है। उसके बाद उसको उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि राइट टू लाइफ, जिसके बारे में ज्यादा नहीं लिखा है, जुडिशरी के मल्टीपल केसेस ने, या हमारा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इसका दायरा, इसका जो स्कोप है, तो उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ब्रॉड किया है। तो यहाँ पे जब भी जुडिशरी कोई जजमेंट देती है तो उसके लिए केसेस का रेफरेंस जरूर आता है। तो जैसे मेनका गांधी केस है, तो मेनका गांधी केस ने यहाँ पे बताया कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, यानी कि प्रॉपर्ली देखा जाएगा कि वो कानून जस्टिफाइड है या नहीं है, फिर ही उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट कोई भी अनजस्टिफाइड लॉ जो है वो पास कर दे और वो आपकी जो आर्टिकल 21 है उसकी वायलेशन कर सके। तो मेनका गांधी केस में इसका स्कोप जो है वो और ज्यादा ब्रॉड हुआ। जो प्रेम शंकर शुक्ला केस है, यहाँ पे लाइवलीहुड की बात की गई। क्लियर। प्रेम शंकर शुक्ला जो है वो यहाँ पे राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग की बात की गई कि किसी को भी हथकड़ी लेके नहीं लेके जाया जाएगा, जो अनटिल और अनलेस उसका जो उसने क्राइम किया है वो प्रूव ना हो जाए। जो ओलेगा तेलिस है, यहाँ पे राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई। जो केएस पुत्तुस्वामी केस है 2017 का, यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को राइट टू लाइफ का हिस्सा माना गया। तो आसान भाषा में जो आर्टिकल 21 है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल केसेस, और भी बहुत ज्यादा केसेस है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल केसेस हम लोगों को और ज्यादा ब्रॉड होता हुआ देखने को मिला। तो ये सारा स्कोप की बात हो रहा है। तो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करना था। 4 नंबर का था, 8 का होता तो इन्हीं केसेस को थोड़ा इलेबोरेट कर दो। 20 का होता तो केसेस का संख्या बढ़ा दो, 7 केसेस डाल दो, 8 केसेस डाल दो, जितना भी आप लोगों को याद है। तो इस तरीके से जो है वो अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को अप्रोच करना था। समझ आई कहानी? लास्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द इमरजेंसी पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट। 4 नंबर का है, सीधा है। डिस्क्राइब का मतलब है किसी भी एक स्पेसिफिक जो चीज है उसके बारे में आपने एक्सप्लेन करना है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आप सब लोगों को पता है कि इमरजेंसी की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 352 जिसके अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी लगती है, आर्टिकल 360 जिसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है, और आर्टिकल 356 जिसके अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी जिसको आप प्रेसिडेंट रूल के नाम से जानते हो वो भी प्रोक्लेम की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग 2-2 3-3 लाइंस इन इमरजेंसी के बारे में लिख सकते थे। बाकी आप हैंड आउट में देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे को पर्सनली लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा कोई डिटेल में डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो ये थे हमारे आज के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसी के ही बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।